तो चैप्टर का नाम है हमारे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, डुअल नेचर से आप लोग क्या समझते हो यहाँ पे? वेव और बहुत बढ़िया। और रेडिएशन एंड मैटर उससे क्या समझते हो? रेडिएशन और मैटर से? रेडिएशन और मैटर क्योंकि एंड है ना। रेडिएशन वेव मैटर पार्टिकल। रेडिएशन वेव मैटर पार्टिकल एक तरह से। देखो रेडिएशन में हमने क्या है आपकी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब रेडिएशंस हो गई, ठीक है। और वही मैटर क्या हो गया, हम कहते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स, ओके, लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। तो मैटर में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन चीजों की। और वहीं जो रेडिएशन है उसमें वो चीजें जो वेव्स की फॉर्म में चल रही है, जैसे आपकी हीट हो गई, हीट वेव सुना होगा आपने रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी टाइप की। तो इन दोनों की दो नेचर होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, वेव प्रॉपर्टी वाली चैप्टर पढ़ी थी, वेव ऑप्टिक्स। उसमें हमने क्या देखा था, रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टीज, वेव नेचर। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आ जाओ मैं, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था आपका, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी हमने क्या पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रेडिएशन के ही उसको पढ़ा था, क्योंकि लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके। तो उसमें भी हमने उसका रे ऑप्टिक्स में उसका उस प्रॉपर्टी देखी थी पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। और अब मैटर, इस चैप्टर में हम एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं। मैटर माने आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि वेव के दो नेचर होते हैं, एक हो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। और उसी मतलब हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम कहते हैं ना, लाइट, जैसे लाइट निकल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके हम देखेंगे कि दो नेचर होते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमने वेव नेचर देखा, और उसी के अलावा जो आपका ये होता है बाकी के फिनोमिना, जैसे कि अब हम पढ़ने वाले इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, ओके। तो देखो इन सब में सेपरेशन पहले नहीं था। पहले लोग सोचते थे कि या तो ये यही होगी या तो ये यही होगी, बहुत कन्फ्लिक्ट थे, जैसे पहले चैप्टर में डिस्कस करा था। तो जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि कुछ फिनोमिना होते हैं जो सिर्फ वेव नेचर ही समझा सकते हैं हमें। और वो कौन से फिनोमिना है जो सिर्फ वेव नेचर हमें बता सकता है लाइट का? यस, आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। ये वो फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकते, ओके। लेकिन फिर कुछ ऐसे फिनोमिना है जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं लेकिन वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते। वो अब हम पढ़ने वाले हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, यस, हाँ, वायलेट, ठीक है, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। और दूसरा, इसमें हम अभी इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, बट आपका एक गुड इवनिंग, आ जाओ श्रेया, ठीक है, बस साइलेंट, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें सिर्फ पार्टिकल नेचर से समझ सकते थे, वेव नेचर हमें नहीं समझा सकते, ओके। और उसके अलावा कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो वेव भी बता सकते हैं और पार्टिकल भी, कभी एग्जाम में आ सकता है। वो आता है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आपने देख लिया था, ये हमने पार्टिकल नेचर से भी प्रूव कर रखा है रे ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में भी हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल से भी ये दोनों प्रूव कर दिए थे। तो ये वो हैं जो हमें वेव नेचर के बारे में बताते हैं, ये वो हैं जो हमें पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं, और ये वो आराम से, और ये वो फिनोमिना है जो दोनों में ही कॉमन है। साइड में रख लो, चलो ठीक है, क्लियर है। इस चैप्टर में क्या करना है हमें, अब इनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करनी है, इन सारे फिनोमिना के बारे में। तो सबसे पहले स्टडी के बारे में हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले से अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स को हम, तो जैसे कि बोलते हैं आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने बिलीव करा था कि जो लाइट है वो क्या बोलते हैं छोटी छोटी एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी है। वेव वाले क्या सोचते हैं कि कंटिन्यूअस है, वेव कंटिन्यूअस होती है, जैसे ऐसे चल रही है तो चलते रहिए। आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो वेव है, मतलब जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये किसकी फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, फोटोन। लाइट का एनर्जी पार्टिकल फोटोन, और इसे क्वांटा भी कहते थे, ठीक है। इसी को क्वांटम कहते हैं, नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है, क्या, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। हाँ वही बिल्कुल, वेव पैकेट एनर्जी, यही ठीक है ना। तो एक पैकेट एनर्जी को हम वन क्वांटम या फिर वन फोटोन कहते हैं। मतलब उन्होंने क्या इमेजिन करा कि लाइट कंटिन्यूस नहीं है, पैकेट्स की फॉर्म में जा रही है, जैसे टैबलेट फेंक रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना।
जैसे टैबलेट है आपके पास दवाई और वो ऐसे फेंके जा रहे हैं, तो दवाई तो जा ही रही है कंटिन्यूसली, बट वो टैबलेट की फॉर्म में जा रही है। और उससे पहले साइंटिस्ट लोग क्या बिलीव करते थे, पानी की फॉर्म में, जैसे पानी फेंका तो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहा है ना, उस फॉर्म में। उसके बाद वो डिस्क्रीट हो गया, तो उसे क्वांटम नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है। अब हम देखो पिछले चैप्टर में हमने ये सब पढ़ लिया है, वेव नेचर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर को डिटेल में। ओके, तो सबसे पहला जो फिनोमिना आया था जिसमें हमें पार्टिकल नेचर में जब हमने इमेजिन करा कि फोटोन की फॉर्म में, तो हमें सारी एक्सप्लेनेशन मिल गई, वो था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हम इसको थोड़ा स्टडी करने जा रहे हैं डिटेल में। ओके, उससे पहले हम थोड़ी और चीजें जानेंगे कि होता क्यों है। देखो पहले के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ चीजें नोटिस करी क्या, कि जैसे आपकी कोई मेटल सरफेस है, लोहा है, ठीक है ना, उसके ऊपर उन्होंने लाइट डाली, बाय चांस गिर गई हो, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट इस टाइप की लाइट के लिए, तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। उस समय उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने सोचा, मतलब कुछ एनालिसिस नहीं करा था, बस उन्हें पता था कि अगर कुछ मेटल्स के ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन, तो उसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और मान लो सर्किट में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, वायर्स के अंदर, सर्किट के अंदर इमेजिन करो, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो क्या हो गया, आपके करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, सिंपल सा, कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा होता क्यों है कि हम कुछ मेटल्स के ऊपर लाइट डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो देखो आपका जो भी आइटम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने स्टडी करा होगा बेसिकली, बोर का स्ट्रक्चर की सेंटर पे न्यूक्लियस है और अलग अलग एनर्जी लेवल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं और वो एनर्जी लूज नहीं करते, उसमें ऑर्बिट करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर है उसमें क्या होता है, इसका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे वहाँ पे ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कम होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आ गया और इफेक्टिव डिस्टेंस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उसी का नाम है। तो ये क्या होता है आपका, क्या चीज़ बोलो चलो ठीक है। तो क्या है, अब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर मुझे यहाँ से बाहर निकालना है तो अपने आप तो निकलेगा नहीं, मुझे क्या देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी। क्योंकि देखो अगर ये बाहर अपना निकलना चाहता है, जैसे बाहर बाय चांस निकल गया तो क्या होगा, इस पूरे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको दोबारा से अट्रैक्ट करके अपने अंदर खींच लेगा, याद है ना। तो जो लास्ट शेल होता है उस शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, और उसी के अंदर के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम क्या बोलते हैं, लाइट की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं क्योंकि वो सबसे कम फोर्स के साथ बाउंडेड होता है। उन फोर्सेस को हम कहते हैं रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस, जो उसे रोके हुए हैं बाहर निकलने से। ओके, तो हम बाहर से इसको एनर्जी देंगे, हमने क्या बाहर से एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और वो एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, जिस एनर्जी से इसने इसको पकड़ा हुआ है कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा देंगे तो अच्छा ही है, हाँ उसी टाइप में, यस ठीक है ना। मतलब अगर हमने जस्ट एनर्जी इतनी पकड़ी हुई उतनी ही देंगे तो ये इससे छूट जाएगा, लेकिन इसके बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 0। नहीं, हम ज्यादा दे सकते हैं, मिनिमम, हाँ बिल्कुल सिंपल, देखो हाँ नहीं, हाँ मिनिमम उतनी होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ से मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चिपका हुआ है, ठीक है, इतनी एनर्जी, तो अगर मैं इसे, अरे सिंपल सा देखो, जैसे क्या बोलते हैं 2 लोग हैं, ठीक है ना, सिंपल सा केस है आपका, एक पे क्या बोलते हैं 10 लाख रुपए, उसका फ्रेंड है, ठीक है, अब कोई दूसरा फ्रेंड उससे बनने आया, ठीक है, उस पर 5 ही लाख रुपए हैं, तो ये क्यों छोड़ के जाएगा, नहीं छोड़ के जाएगा ना। बट वहीं पे जो उसका कोई नया आया पार्टनर, उस पर 1 करोड़ रुपए हैं, तो क्यों नहीं छोड़ के जाएगा, वो सोचेगा ज़्यादा बेनिफिट है तो वो लीव करके वहाँ चला जाएगा। और देखो, और अगर मान लो सब कुछ सेम है तो कम से कम 10 लाख तो होने ही चाहिए कि वो शिफ्ट कर सके कि चलो इधर भी कुछ अलग नहीं है तो वहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन अगर 10 लाख से कम होगा तो लॉस हो जाएगा ना। तो सेम है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंडेड है तो कम से कम बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आना ही चाहिए। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आएगा वो इसके अट्रैक्शन फोर्स को ही कैंसिल करने में निपट जाएगा, तो जब ये बाहर निकल चुका होगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 0, काइनेटिक एनर्जी 0। बट अगर मान लो मैंने बाहर से कितना फेंका, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी बाउंडिंग एनर्जी को कैंसिल करने में लग जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से वो बाहर आएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी फॉर्म में जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो सेम यही चीज़ है, आपको इजीली कनेक्ट कर पाओगे जो हमने अभी बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये मेथड्स पढ़ेंगे कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को किन किन मेथड से
सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर से निकाल सकते हैं, उन्हें कहते हैं एमिशंस। ओके, एमिशन। अब ये एमिशन आपके 3-4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो एक ही है, क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें हमने जो बोला कि हम ये एनर्जी देते हैं बाहर से, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी आपकी? लाइट के यस, लाइट की फॉर्म में, लाइट रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है ना, उस फॉर्म में होगी, मतलब फोटोन की फॉर्म में एनर्जी होगी। और दूसरा एक होता है कि आप एनर्जी को किसकी फॉर्म में दे सकते हो? हीट की फॉर्म में। देखो हम किसी लोहे को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। यस, तो उस टाइप को हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। क्या? थर्मियोनिक एमिशन। उसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हमें डिटेल में वही पढ़ना है ये सब नहीं। फिर एक होता है कि देखो, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स भी क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं, और आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो फोर्स लगाएगी उसके ऊपर। तो अगर हम इस एटम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें, ओके, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जारी होगी वो इस पर फोर्स लगाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस पर फोर्स उतना ही लगेगा, कितना? ये बताओ, -QE। याद है ना फॉर्मूला, फर्स्ट चैप्टर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना ताकत वाला फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देगा। ओके, तो उस तरह को हम बोलते हैं क्या? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, लगभग 10⁸ समझ रहे हो? वोल्ट पर मीटर। बन रही है? देखना जरा, नोटिफिकेशन कुछ और था क्या? ठीक है, बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ओके, सो दिस इज बस 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 ठीक है, बस ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके पास कितने मेथड आ गए? एक था, 2, 3 यस, एक लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी, एक हीट की फॉर्म में एनर्जी दी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स से। एक होता है आपका सेकेंडरी एमिशन, ये थोड़ा अलग टाइप का है, सेकेंडरी एमिशन। ये सब आपने स्कूल में पढ़ा था? पढ़ना चाहिए वैसे सब, ठीक है ना। सेकेंडरी एमिशन, इसमें क्या होता है? देखो, निकालना तो हमें इलेक्ट्रॉन ही है, हम क्या करते हैं? बाहर से ही इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज रफ्तार में करके उसे उस एटम के ऊपर थ्रो करते हैं, ठीक है। अब जो बाहर से इलेक्ट्रॉन बहुत काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल वही कंचे जैसे खेलते हैं, बाहर से फेंका, वो उसकी जगह लेके वो बाहर निकल जाता है, समझ ना। एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो बाहर से हमने इलेक्ट्रॉन फेंका कंचे की फॉर्म में, वो इससे ठुकेगा। अब इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो निकलेगा, समझ रहे हो ना। अब इसकी एनर्जी से जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंडेड है, तो उससे ज़्यादा एनर्जी से जाएगा तो क्या होगा? ये उसे ठोक के उसे नॉकआउट कर देगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। ओके, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को ही ठोकते हैं एटम के साथ। तो ये आपके इतने एमिशन के तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें डिटेल में किसे स्टडी करना है? सिर्फ इस वाले को, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, कोई डाउट नहीं है ना। अब इसी के साथ एक और चीज समझो, फिर नोट्स के साथ लिखेंगे। हर मेटल, जो मैंने बोला ना कि एक फोर्स होती है जो इसे अपने अंदर से जोड़े रखती है, ठीक है, वो हर मेटल की डिफरेंट होगी। रेस्ट्रेनिंग फोर्स कह सकते हो आप, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। क्या? इंटरन्यूक्लियर तो जो न्यूक्लियस के अंदर लग रही है, ठीक है ना, जो आपको उनको जोड़े हुए हैं, किसको? प्रोटॉन और प्रोटॉन को, न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं क्या, कि जैसे कोई भी मेटल है तो सबके लिए वो एनर्जी, जो मैंने बोला एक मिनिमम एनर्जी होगी। जैसे इसके लिए 5, मैंने अज्यूम कर लिया ऐसे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिनिमम एनर्जी है। तो ये हर मेटल के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। ये रिएक्टिव मेटल्स के लिए कम होती है। लाइक आपके जो सोडियम पोटेशियम है, ये इस पे अगर मैं सिंपल नॉर्मल विजिबल लाइट भी डालता हूँ तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे सीशियम भी है ये सब, बट कुछ मेटल्स हैं जैसे लेड और ये सब, यस, प्लेटिनम जो सबसे हाईएस्ट है। प्लेटिनम आपको पता है ना, बहुत ही स्ट्रांग होता है, रिंग्स के लिए यूज किया जाता है बिकॉज वो गोल्ड के कंपेरेबल है, ठीक है। तो क्या होता है उसकी, देखो वैसे तो वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना, मतलब कि आप किस टाइप का बनवाते हो। किसी को मिली तो नहीं है रिंग? किसी को मिली तो नहीं है? पता होगा ना रेट फिर। रिंग, प्लैटिनम रिंग। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इधर देखो, देखो 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 इधर। ठीक है, तो देखो हम जो बात कर रहे थे कि हर मेटल के लिए डिफरेंट होगा।
सोडियम पोटेशियम के लिए कम होता है, तो वो विजिबल लाइट से भी, विजिबल लाइट में एनर्जी कम होती है, फिर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। बट आपके कुछ मेटल्स है जैसे प्लेटिनम, इनका जो होता है वो मिनिमम एनर्जी वो हाई होती है, तो वो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पे ही एमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू विजिबल लाइट। ओके, तो ये, और उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं बताओ? यस, वर्क फंक्शन। हम लोग उसी टाइम्स में कह सकते हो, यस, 5 से डिनोट करते हैं, वो मेटल का वर्क फंक्शन है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी उसी के टर्म्स में, मिनिमम एनर्जी आप ये लिख लो, इसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो देखो अब जो वर्क फंक्शन, ये मिनिमम एनर्जी है जो हमें देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकले। क्लियर है ये सब? अब देखो जो हम बाहर से जो एनर्जी दे रहे हैं लाइट की फॉर्म में, जो लाइट का एक क्वांटम पार्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन, उसकी एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच म्यू। एच क्या है यहाँ पे आपका? प्लांक। बहुत बढ़िया। और ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी, देखो वेलोसिटी, सी से वेलोसिटी किसका होता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है ना, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? प्लांक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? c बाय लैम्डा। तो एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? hc बाय, ठीक है, hc बाय लैम्डा। तो ये हमारी एनर्जी है कि जो फोटोन कितनी एनर्जी दे रहा है इसकी फॉर्म में। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं? इस चैप्टर के बेसिक्स होते हैं क्लियर, की बेसिक क्या है चीजें। ठीक है ना, कि एमिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे निकल रहा है, क्यों, क्या एनर्जी है, थ्रेशोल्ड, मिनिमम। अब इसके बाद हम पहले इतना को जो स्टडी करें इसको अच्छे से नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम सीधे चलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। याद रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए किसको मिला था नोबेल प्राइज? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उन्होंने इससे बड़े बड़े काम करे थे, रिलेटिविटी ये सब, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगला नोबेल प्राइज किसे मिलेगा? शशांक। ये अगला फिजिसिस्ट इंडिया का। एकदम लाल हो गया था ये। चलो 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 लिखो, सबसे पहले लिखो क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। क्लियर है ना जो जो बातें हमने डिस्कस करी? अपूर्व, समझ आया जो हमने बातें करी? इसमें पुराने नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, सच बताओ। और क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है? यहाँ पे जो भी आपको डाउट आता है, कुछ भी रिलेटिव या कुछ भी पूछा करो, सिर्फ मन में नहीं रखने का। सबको क्लियर है? अभिषेक, श्रेया, भव्य आपको आया? महक, तानिया, श्रुति, क्लियर? नूपुर, एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन। शुभांग, अभी तक का डिस्कशन क्लियर है? शशांक, प्रफुल्ल, चलो। क्या? अरे वाह, एंटीना भी रख लो। अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा। एंटीना माने चोटी। रख लो, ज्यादा सिग्नल कैच होगा, ठीक है ना? हाँ। लड़कियों ने तो बहुत बड़ी रखी। ठीक है, चलो लिख लो। वैसे हमारे धर्म में रखते हैं, चोटी रखनी चाहिए, पता है ना? चलो ठीक है, लिख लो आगे। क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस the light consists of the packet of energy. According to this, the light consists of the packet of energy which travel in straight line. Consists of the packets of energy which travel in a straight line with the speed of light. Yes, each packet of energy is called photon. उस एनर्जी पैकेट को हमने नाम दे दिया फोटोन। स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट।
मतलब फोटोन और लाइट एक ही बात है, ठीक है ना। देखो आप लोग कितनी मॉडर्न चीज़ें पढ़ रहे हो, इसको अभी 100 साल भी नहीं हुए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आए हुए, नहीं मतलब 100 साल तो हो गए वैसे, 1914 में आई थी लगभग, ठीक है ना, मतलब बहुत ही रिसेंट है ये चीज़ें। बताओ आइंस्टाइन को मरे हुए सिर्फ अभी 100 साल भी नहीं हुए, मतलब इतना रिसेंट है ये सब, समझ रहे हो। इमेजिन करके देखो, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि 1000 साल पहले 2000, ये सब एकदम मॉडर्न है। मतलब 150 साल पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पता था किसी को। The speed of light called photon. नहीं, उसके आगे लिखो, ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। ईच पैकेट ऑफ, हाँ बोलो। हाँ था, बताओ जब मैम पढ़ रही थी तब तो आइंस्टाइन को मरे हुए 30 साल हुए थे बस। जब मैम पढ़ रही थी तब मैम 1980 में पढ़ रही थी, वो 1950 में मरे थे, 55 के आसपास। मतलब जो मैम को पढ़ा रहे थे प्रॉपर, 70-80 साल तो हुए। अब हो गए ना 80 का साल हुए, 45 55 या शायद 50 की लाइन में मरे थे वो। मतलब स्टीफन हॉकिंग अभी डेथ हुई उनकी, अभी 2018 में, तो भी 5 साल पहले, ठीक है। बस पीछे प्रफुल्ल देख लो, सुशांक पढ़ाई पे फोकस ज्यादा, अभिषेक देखो वो खुद पढ़ के रखता है हर चीज, रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक सिर्फ 5 घंटे सोता है और रात भर दिन भर पढ़ता है और आप लोगों को हंसाता है यहाँ पे। प्रफुल्ल रिजल्ट के दिन छिपके रहना फिर, ठीक है ना। अभी बोलते हम पढ़ नहीं रहे और फिर कहीं पूरे सिटी टॉपर यही निकल गया, देहरादून का टॉपर प्रफुल्ल। इसका तो बैनर लगेगा ऐसे करने की। अरे हाँ, अभी फोटो खींच के रख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ यस, कहाँ तक? ईच क्या बोलते हैं, ईच पैकेट नहीं, दोबारा स्टेटमेंट रिपीट करो, कहीं आप कौन से वाले पे हो। हाँ, ईच पैकेट क्या बोलते हैं, ईच पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, ईच एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। हाँ, उसके आगे हम लिख रहे हैं हम द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। उतना था, फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट और कुछ नहीं। एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to h mu, where h is Planck constant and mu is frequency of the light। और फिर ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो यहाँ से आपका फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने c बाय लैम्डा रिप्लेस करके कि ये फॉर्मूला आ गया। हाँ, E एनर्जी, हाँ वेलोसिटी कितना था? c by lambda। हाँ, मतलब मैंने नहीं, ये c ही तो वेलोसिटी है। अच्छा, c लाइट की स्पीड को c से डोनेट करते हैं और कुछ नहीं। c लिख लेना, c इज क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ऐसे पढ़ोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे 10 साल बाद में। इसका आपका क्या बोलते हैं, 6.6 10 की पावर -34, नहीं 34 होती है, नहीं जूल्स में वो अलग अलग हाँ -34 होती है। बताओ सुशांत क्या है, 6.65 होती है, 64 के आसपास। हाँ नहीं, वो अप्रोक्सीमेट करके, यस 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और यूनिट क्या होती है इसकी? यूनिट नहीं होती, कौन नहीं, देख लो ना, ये एनर्जी है, कॉमन सेंस लगाओ, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स। ये क्या है, इसकी हमें नहीं पता, मान लो फ्रीक्वेंसी की पता है, यूनिट क्या होती है, अरे हाँ मतलब न्यूमेरिकल में, मतलब वो यूनिट्स में, न्यूमेरिकल में, यूनिट्स में, ऐसा यूनिट्स में, सेकंड इनवर्स। क्या, सेकंड इनवर्स, समझे। इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, इसकी होती है जूल। तो h की वैल्यू क्या आ गई, जूल सेकंड, क्योंकि सेकंड इनवर्स क्या है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जूल सेकंड होती है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जूल सेकंड। ठीक है। सो इससे पहले हमने लाइट की वेव प्रॉपर्टीज पढ़ ली और यहाँ पे अब हमने स्टार्ट ही करा है पार्टिकल प्रॉपर्टीज से। तो लाइट हैज अ डुअल नेचर, लिख लो, लाइट हैज अ डुअल नेचर।
अब इसके नीचे लिखेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल, जल्दी से, इन अ मेटल, जो हमने डिस्कस करा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ यस, पानी है प्रफुल्ल? नहीं है, चलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। तो क्या होते हैं आपके ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो घूम रहे होते हैं, जिन्हें हम बहुत इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी देके निकाल सकते हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लिख लो, लिख लो, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल्स, इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स, हाँ इन मेटल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, yes, of atoms are loosely bound, of the atoms are loosely bound, yes, such loosely bound electrons are called free electrons। देखो ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सरफेस में इधर से इधर मूव कर सकते हैं, बट उसमें से निकल नहीं सकते, दे आर फ्री टू मूव। जैसे आपको एक बड़े से जेल के अंदर बंद कर दिया, उसमें घूम सकते हो बट उसके बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, लिख लिया आपने। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो, इन ऑर्डर टू लीव, इन ऑर्डर, यस, इन ऑर्डर दैट एन इलेक्ट्रॉन, इन ऑर्डर, क्या बोला मैंने आपको? हाँ, इन ऑर्डर दैट एन इलेक्ट्रॉन लीव द एटम, in order, ठीक है, that an electron leave the atom, we need to give a certain minimum energy, we need to give it a certain minimum energy। क्या? हाँ, कहाँ तक लिखा था? we need to give it a certain minimum energy, we need to give it a certain minimum energy। लिख लिया सबने? ठीक है, इसके आगे लिखो, which depends on the properties of the metal, और वो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? आपके मेटल पे। yes, which depends on the properties of the metal and nature of the surface, properties of the metal and nature of the surface, and is termed as work function of the metal, and is termed as the work function of the metal। ठीक है, तो सिंपली एंड सरफेस लिख लिया, नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, एंड इज टर्म्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो देखो वर्क फंक्शन आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो? वो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वाली जो हमें देनी पड़ेगी उस किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन को, कि वो एटम में से जस्ट बाहर निकल जाए। ठीक है, भव्या काम डाउन। क्या हो गया भव्या? कौन है आप लोगों के बातों का टॉपिक? बस वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, चलो चलो बस बस बस, ठीक है ठीक है, क्लियर है? सुशांक बताओ वर्क फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तानिया बताओ वर्क फंक्शन क्या होता है मेटल का? अभी हमने लिखा और समझा। श्रुति आप बताओ। याद रखना मिनिमम एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी तो हम ज्यादा भी दे सकते हैं, समझ रहे हो ना? इसे बाहर निकलने के लिए सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, लेकिन हम ज्यादा तो दे ही सकते हैं ना, लेकिन उससे कम देंगे तो नहीं बात बनेगी, लेकिन ज्यादा देंगे तो बन भी जाएगी और बढ़िया है। ठीक है, समझी बात है ना? आपको आईफोन लेना है 70,000 का, आपके पापा ने 60,000 दिए तो नहीं आएगा ना फोन? 70 कहाँ से आएगा? 10,000 चुरा के। ठीक है ठीक है ठीक है,
तो देखो मिनिमम रुपए क्या है आईफोन खरीदने के लिए 70,000। तो अगर आपको जस्ट 70,000 मिले तो आपको फोन आ जाएगा, बट अगर आपके पापा ने ज्यादा खुश होकर आपको 90,000 दे दिए तो आप पे आईफोन भी आ जाएगा, उसके साथ उसका टच पे टाइप आप पे क्या बोलते हैं वो भी आ जाएगा, क्या कह लो ईयर आईपॉड कह लो, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब आप एक्स्ट्रा चीजें भी परचेज कर सकते हो, मतलब वो तो आ ही जाएगा, उसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके तो चलो अब ये लिख लो, ठीक है। अब इसके नीचे एक स्टार लगा के अलग से छोटी सी डेफिनेशन लिख लो वर्क फंक्शन की, अपनी भाषा में लिखो जरा, देखते हैं क्या क्या लिखोगे। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन खुद से लिखो सारे बच्चों, हाँ खुद से, ऐसे याद हो जाता है। हाँ मतलब खुद से, हाँ छोटा सा, ये तो बहुत लंबा हो गया ना, मतलब अपने हिसाब से देखो, आप ना पढ़ने के साथ अपने हिसाब से काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में अपने आप को अभी याद हो जाएगा, घर जाके रटना नहीं पड़ेगा। वर्क फंक्शन ही होता है, जो आपने समझा उसे अपनी भाषा में लिख दो, ऊपर थोड़ा हिंट लो और खुद से लिख दो 2 लाइन के अंदर। टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, भैया और टू रिमूव द फ्री इलेक्ट्रॉन वो भी लिखना। हाँ बोलो। the minimum energy that should be given to the free electron in order to leave the atom. बिल्कुल सही, minimum energy required for an electron to leave the atom. हाँ लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन लगा देना, क्योंकि देखो यहाँ वाले के लिए एनर्जी अलग होगी, जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उसे भी तो निकाल सकते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अपूर्व क्या लिखा आपने? थोड़ा लंबा करो इसे, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, या फिर सिंपली फ्रॉम द एटम और मिनिमम, ठीक है ना, इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और लिख लो इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट, ये है इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल फाई नॉट। Why not? यस तो फाइव ही होता है। यही होता है, क्या बोलते हैं, जो ज्यादा एनर्जी दे दे हम, जो thread- मतलब ये उसके हो गया ना मिनिमम, ठीक है। यस ये ठीक है, इसके आगे ले दो। हाँ नहीं इसमें अभी कुछ नहीं है, लिख लो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इससे पहले आप एनर्जी के लिए क्या यूज करते थे, जूल का फॉर्म, ठीक है ना, जूल यूनिट यूज करते थे या फिर कैलोरी। यहाँ पे हम क्या यूज करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों, क्योंकि एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि देखो हम यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब एटम्स के अंदर के ये सब चीजें, तो वहाँ पे एनर्जी अमाउंट बहुत कम होता है, हाँ मतलब बहुत ही कम, यस। तो वहाँ पे हम एक छोटी यूनिट का यूज करते हैं एनर्जी की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कैसे, आप देखो, आपको याद है जब हमने क्या बोलते हैं पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसकी यूनिट वोल्ट है, इसकी यूनिट क्या है भाई, हाँ कूलम, ठीक है ना। तो देखो वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, तो वर्क डन क्या हो गया, क्यू वी। तो क्यू आपका इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करता है, वोल्ट को वी से, तो ये आपका जो वर्क डन ही तो एनर्जी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आपका, वोल्ट 1 रख दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻90। लिख लो कुछ मेटल्स का लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे शीशियम, CS सीशियम, इसका है आपका 2.14 इलेक्ट्रॉन CS वोल्ट। लिखते थे। यस CS, C कैपिटल स्मॉल s, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सोडियम का 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेशियम का, और सोडियम का 2.75। सोडियम का है आपका 2.75, 2.30, ठीक है, हो गया। अब उसी के आगे देख लो ये क्या है, जिनकी ये बहुत कम है, तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा ये सब कौन से मेटल्स है जो आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही पता है कि सोडियम पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो खुद ही चाहता है कि निकल जाए ताकि वो ऑक्टेट बना के स्टेबल हो जाए, तो खुद ही चाहता है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए बेटर है। बट उसके अगले कुछ अलग मेटल आते हैं, जैसे कि जैसे आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं, पहले से ही बहुत स्टेबल होते हैं, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका वर्क फंक्शन बहुत हाई होता है। अब लिख लो, जैसे सिल्वर का है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस।
यस, और प्लेटिनम का है 5.65। ये नेक्स्ट रिएक्टिव है ना? यस बिल्कुल, प्लेटिनम का है आपका 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाईएस्ट है ये। इस कैटेगरी में तो यही है, ठीक है ना, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मिनिमम किसका हो गया? सीशियम, बोलो। सबसे ज्यादा ना। रिएक्टिव सीजियम है। अब एक चीज लिख लो स्टार लगा के, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। यस, मतलब इसमें टेम्परेचर और ये सब। रिएक्टिविटी में तो ना होगा। हाँ, तो देखो वही ना, टेम्परेचर पे, देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे उतना कम हो जाएगा। लिख लो, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। फर्स्ट, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर of the metal. Second, the nature of the metal नेचर of the metal. और third, the impurities present in the metal surface. जैसे कि हमने उसके ऊपर किसी दूसरी कोटिंग कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है ना। The impurities present in the metal surface. और बस, क्या चीज? नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, मतलब वही कि कौन सा एलिमेंट का है, वो गोल्ड का है, सिल्वर का है, किसका है, अलॉय है, क्या है, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लो आप इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये जो हमने डिस्कस करे थे आपके 4-5, ठीक है ना। ऑन मेटल सरफेस। लिख लो इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसमें लिख लो द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface of a metal, phenomenon of emission of electrons from surface of a metal is called electron emission. Emission of electrons from the surface of the metal, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या बोलते हैं, सिंपली सी बात है कि देखो अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे एटम है या फिर कोई भी हमारे पास कितना भी रिएक्टिव मेटल हो, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी हो। जैसे देखो एक रिएक्टिव मेटल हमारे हाथ में रखा हुआ है, जो आपको पता है क्या है आपका सोडियम, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, आपको भी पता है। तो इसके ऊपर हम रेडिएशन डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे इजीली, बट बिना रेडिएशन डाले तो इसमें से भी नहीं होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो है उन्हें अट्रैक्ट तो कर ही रहा है ना अपनी तरफ, तो कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स है ही, मतलब अपने आप नहीं निकल सकता, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म्स में देते हैं, क्योंकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताओ? कम होती है। देखो वेवलेंथ सबसे, अब ये इक्वेशन देखो आप लोग, c बाय लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। c तो फिक्स्ड है 3 × 10⁸, उसकी लैम्डा बहुत ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और जो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? h म्यू, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी उसके लिए एनर्जी कम होगी। अब वो एनर्जी कम होने की वजह से वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या बोलते हैं, अभी तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका उस एनर्जी के इक्वल नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगा। बट अगर हम क्या बोलते हैं ब्लू लाइट लें, ब्लू लाइट या फिर आपका वॉयलेट, अल्ट्रावायलेट ले लिया आपने, तो आपको पता है कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है frequency। उसकी वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो एनर्जी उसकी h म्यू ज़्यादा होगी, और ज़्यादा एनर्जी से वो ठुकेगा और उसको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। याद रखना रेड लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती है। हाँ, मतलब हम बात करेंगे अभी इंटेंसिटी चलो ठीक है ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसमें लिख लो द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन, इसके नाम लिख लो, डेफिनेशन फोटो में भेज दूंगा, हम आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यस, द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द मेटल सरफेस, From the yes, the required energy for the electron emission from the metal surface, can be supplied to the free electrons, by one of the following processes, क्या? Can be supplied to the free electrons by one of the following processes, ठीक है।
अभी प्रोसेस में आप पहला लिख लो इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ज़्यादा लंबा नहीं लिखते हैं आप लोग, तो 12th में हो, डेफिनेशन खुद से लिख लेना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में लिख लो बस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। मतलब सिंपली लिख लो कि इसमें जो एनर्जी सोर्स है वो आपका रेडिएशन है। एनर्जी सोर्स रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे ना कि अगर एक फ्रीक्वेंसी से कम उसकी लाइट फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इसमें लिख लो एनर्जी, यस हाँ, लाइट ब्रैकेट में रेडिएशन कर लो। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसी के अंदर फोटो हमें फ्रीक्वेंसी फिक्स डालनी पड़ेगी, हम अब पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, यस ठीक है। उसके बाद लिख लो थर्मियोनिक एमिशन। इसमें लिख लो एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब उसे हम हीट करेंगे तो आपको पता है उसके अंदर वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इतना वाइब्रेट करेगा कि वाइब्रेट होके गिर जाएगा। जैसे आपका फोन वाइब्रेट होके गिर जाएगा ना टेबल से, सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ड्यू टू हीट होता है। फिर लिख लो थर्ड आपका जो हमने लिखा है फील्ड एमिशन। हो सकता है एक मार्क्स में आ जाए कभी, और पता रहता है तो दूसरों को बताने में ज़्यादा मजा आता है। फील्ड एमिशन, ठीक है, इसमें लिख लो इन दिस द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the surface takes place, in this emission of electrons from the surface takes place under the application of strong electric field, under the application of strong electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद दिस इज योर लास्ट सेकेंडरी एमिशन, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी लिख लो 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर। मतलब लगभग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स में एमसीक्यू में यही सब आते हैं, ओके। एमिशन, इसमें हमने क्या डिस्कस करा था कि हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं ताकि वो एनर्जी उसको सप्लाई कर दे। लिख लो it is the phenomenon of emission of electrons, it is the phenomenon of emission of electrons from the surface of metal phenomenon of emission of electrons from the surface of metal, the surface of metal in large number when fast moving electrons ब्रैकेट में लिख लेना called primary electrons strike the metal surface, किसमें? अरे हम तो नहीं फास्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आप पे साइक्लोट्रॉन्स ये सब होते हैं, आपके डिलीट हो गए सिलेबस में। उसमें पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं उन्हें। आप घर जाके एक चीज़ सर्च करना बच्चों, अगर इंटरेस्ट है आपको पार्टिकल फिजिक्स में, LHC, आपको बहुत इंटरेस्टिंग थिंग दिखाई देगी। ये पूरी दुनिया का वन ऑफ द सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसे चलाने में हर साल $1 अरब या यूरो से ज़्यादा खर्च आता है। ये ज़मीन के अंदर 150 मीटर करके 27 किलोमीटर, समझ रहे हो, ये जिनेवा और स्विट्जरलैंड के बीच के 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे बना है। 27 किलोमीटर लंबी रिंग है अंडरग्राउंड, और उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का टक्कर करवाते हैं, गोल गोल, मतलब समझ रहे हो ना, गोल गोल घुमा के स्मैश। तो आपको याद है 2012 में एक बार गॉड पार्टिकल की न्यूज़ आ रही थी, बहुत सुना है आपने गॉड पार्टिकल कि नहीं अच्छा मूवी देखी है 2012 आई थी ना 2012 मूवी, इसमें डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो अलग है।
लेकिन क्या है, गॉड पार्टिकल उसके अंदर क्या होता, उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने क्या पढ़ा है, सबसे छोटे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन को टकराते हैं तो अब उसके अंदर के पार्टिकल्स निकलते हैं कि प्रोटॉन किन से बने, फिर उनके बारे में स्टडी करते हैं। हाँ यस, तो उसे कहते हैं LHC, लार्ज हेड्रन कोलाइडर। वहाँ पे हेड्रन्स को कोलाइड कराया जाता है, फिर डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत, और इसके अंदर ब्लैक होल भी बनते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी से ठोकते हैं उन्हें कि इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है, इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग बना नहीं रहे हैं ब्लैक होल, मतलब वहाँ पे मतलब माइक्रो ब्लैक होल्स बन जाते होंगे, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये रिसर्च आपको ये बताती है कि यूनिवर्स फॉर्म कैसे हुआ होगा। जैसे आपने बिग बैंग का पढ़ा है ना, तो ये हम वो कर रहे हैं कि पार्टिकल्स टकरा के हम खुद का एक यूनिवर्स बना सकें। बायो में डार्विन की थ्योरी चल रही है, बायो वैसे इसके प्रूफ है ना, डार्विन के थ्योरी के प्रूफ है ना, मतलब उसके प्रूफ मिले क्या कि इंसानों से पहले उनका डीएनए इनसे मैच करता था? डीएनए नहीं, वो तो पूरा इंसान का पूरा वो चार्ट है ना, वो कैसे एवोल्यूशन हुआ उसका। हाँ, तो स्टार्टिंग में हम लोग मछली थे नहीं, सब कुछ तो एक्वेटिक लाइफ से जनरेट हुआ ना। अरे नहीं नहीं, हाँ वो सही है, लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। लाइफ आपकी ओशंस में जनरेट हुई ना, फिर वो धीरे धीरे एम्फीबियन टाइप का हो गया, एम्फीबियन फिर टेरेस्ट्रियल। हाँ मतलब हमारे बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक एंसेस्टर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई तो पहले तो, हाँ यस ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, करोड़ों साल में हम ऐसे नहीं थे होंगे जैसे हम आज दिख रहे हैं, और वो भी पता नहीं कैसा होगा। चलो 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 ठीक है, और इसमें लिख लो। तो इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स टकराए इससे, वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। तो लिख लो, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, ये इसी के साथ, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, हाँ हाँ, आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो हम फेंक रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड प्राइमरी, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो है सेकेंडरी। तो वही तो एमिशन है। तो अब डालो आप मेन टाइटल जो इस चैप्टर की शान शौकत रखता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई गेस स्टार्टिंग में, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं आते थे सब। चलो लिखो, इट इज द फिनोमिनन ऑफ, इट इज द फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा फिर, और फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स, surface of metals when radiation of suitable frequency, when radiation of suitable frequency, of suitable frequency, yes, fall on them, on them। अब लिख लो इस नीचे स्टार लगा के, the emitted electrons are called photoelectrons, the emitted electrons are called photoelectrons, and so, and current so produced, and करंट जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, एंड करंट सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब नीचे स्टार लगा के लिख लो कि जैसे आपके सोडियम, पोटेशियम और सीशियम है, ये आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं इवन विद विजिबल लाइट। मतलब जैसे बल्ब जल रहा है, इसमें भी मैं सोडियम रख दूं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लग जाएंगे। ओके, some metals like sodium, potassium and cesium, sodium, potassium and cesium show photoelectric effect, show photoelectric effect with visible light। cesium, some metals yes, like sodium, potassium, cesium, lithium भी है इसी के अंदर, 2-3 लिख लो आप। क्या? यस, शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट, याद रखना। ठीक है, और देखो ये सारे आपके एल्कली मेटल्स है, देख रहे हो ना आपके,
यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का रखा था, है क्या यहाँ पे? नहीं, वहाँ तो चिपका रखा है कि यहाँ पे भी रखा था, नहीं है ना? चलो नहीं है, टेबल में देखना, क्योंकि इन सब के आपको पता है क्या बोलते हैं, वैलेंसी 1111 होती है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, किसके? लॉ और थियरी। देखो लॉ तो वो है जिसका क्या बोलते हैं प्रूफ भी और जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है ना, मतलब फिक्स है, हर चीज़ के लिए वैलिड है। अब देखो थियरी में हमने उसका फॉर्मुलेशन बनाया है, ठीक है, बट हमें पता नहीं कि वो हर जगह वैलिड है या नहीं। जैसे देखो, अब जैसे यही है, जैसे हमने पढ़ रहे वेव और पार्टिकल, तो दोनों तो थियरी है, वेव थियरी और पार्टिकल थियरी, लेकिन लॉ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वेव लॉ बन जाएगी तो पार्टिकल वाला नहीं होना चाहिए, और पार्टिकल लॉ बन जाएगा तो वेव नहीं होना चाहिए, बट ये दोनों साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों थियरी है जो एक दूसरे को मतलब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन लॉ है तो सबके लिए है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबके लिए वही है, ठीक है ना। लेकिन वो भी अब देखो अभी भी हम रिस्पेक्ट के लिए मानते हैं, लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने वो डिफरेंट है उनसे, ठीक है ना। वो आइंस्टाइन की इक्वेशंस कहती है कि नहीं है, गलत है, मतलब सिंपली बोले तो न्यूटन्स के लॉ। लेकिन जैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिनका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, तो न्यूटन्स के लॉ काफ़ी अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है। बट अगर जैसे ही आपका मास बहुत कम हो जाता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और स्पीड बहुत हाई हो जाती है, लाइक स्पीड की लाइट, तो फिर वहाँ पे न्यूटन के लॉस काम, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर आप तीर भाग रहे हो तो आपका मास डिफरेंट हो जाएगा, लेंथ कम ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जादू वाली चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, अब इसके आगे लिख लो मेटल्स लाइक जिंक, फिर आगे कल हम इस इफेक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। लिखो मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, कैडमियम, CADMIUM, मियम एलिमेंट, कैडमियम, CADMIUM, आपने नाम नहीं सुना है? CD ना, CADMIUM, अरे CD लिखते हैं ना सिंबल में, CD, हाँ, कैडमियम, यस। आपने देखा होगा कुछ बैटरीज में लिखा होता है कैडमियम फ्री, कैडमियम आगे, यस, इतना ही था। और कुछ में metals like cadmium, जिंक लिख लिया, zinc एंड मैग्नीशियम and Mg. आर सेंसिटिव ओनली टू अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली यूवी लाइट, ओनली इन द अल्ट्रावायलेट लाइट, हो गया। यस। अब इसके बाद हम कल इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके पांचों फैक्टर्स, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी जो आपका होता है ना, और ये क्या बोलते हैं, यही आपका क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, नहीं कल टेस्ट है आप लोगों का, कल वेव ऑप्टिक्स, मतलब वेव का, इसका थोड़ी ना, ठीक है। कल आपका वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है, तो थोड़ा पढ़ के आना। इसमें कुछ दो ही चीज़ें हैं, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और कुछ तो है ही नहीं। ह्यूजीन्स प्रिंसिपल अच्छे से कर लेना। और ये सुबह आप कल खुलेगा क्या ट्यूशन? कल तो नहीं, नहीं खुलेगा। क्या कुछ पूछने थे डाउट्स? नहीं, मैं बोला ना मॉर्निंग ब्रेक स्टार्ट हो गया ना हमारा, हाँ, तो आएंगे अपने बोला। लेकिन मतलब अभी तो कल तो टेस्ट है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। और सुबह पढ़ना। नहीं, अरे तो देख लेना, जैसे आपने जो क्लास में पढ़ा है ना, उसी के हिसाब से जितना आता होगा उस हिसाब से टेस्ट दोगे, तभी तो पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता। हाँ, टेस्ट तो शाम को होगा ना। हाँ, सुबह तो अभी नहीं, बाद में रख लेंगे, अभी नहीं, स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अभी कल जरा काम है, रख लेंगे आपकी क्लास बिल्कुल। स्कूल में अभी करंटली क्या चल रहा है? न्यूक्लियर खत्म। हाँ, अच्छा आई कंडक्टर की मैम ने अच्छा हाँ, सेमीकंडक्टर सिलेबस खत्म। वो भी कितने सेमीकंडक्टर में, फिर से पूछो स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में क्या चल रहा है? बैगर। सेमीकंडक्टर कितने दिन चला बताना, क्या चीज? कौन सा है वेव ऑप्टिक्स? आपने उसमें मिक्स कराया था, फिक्स नहीं, और इंटरफेरेंस ऑफ, ये 3 चैप्टर हो गए हमारे, और ये डिलीटेड है पूरा आपके नहीं में, कल के टेस्ट में क्या आएगा? ये तीनों, ये वाला डिलीटेड है हमारे से? हाँ ये सबका डिलीटेड है। ये देखो तुम्हारा सिलेबस है मेरे में। रुको भैया एक वीडियो दिखाइए। दिखाओ।
मोदी सरकार फिर से आएगी। भैया ये देखो लो एक मिनट माय ब्रेन बिफोर 10 और आफ्टर 10 अच्छा एक मिनट। ये रहा वेव ऑप्टिक्स। देखो यहाँ से है ना, देखो यहाँ पे खत्म है, इसमें पोलराइजेशन कहीं भी नहीं है, ठीक देखो भैया। है, वो डिलीटेड है। माय ब्रेन बिफोर क्लास 10 हाँ पहले बिफोर क्लास 10 हाँ सर भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सेमिनार बिहार बांदा। नाम क्या तुम्हारा? नेट नहीं चल रहा है क्या आपका? रुको अरे इसके बाद बोलेंगे आफ्टर 10th वाले रुको यार भैया क्या? कौन से स्कूल में पढ़ता है? भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज सेमिनार बिहार बांदा। नाम क्या तुम्हारा? अबे यार चलने दो रुको चल जाएगा चल जाएगा। ऐसा आपका हर वीडियो के साथ तो नहीं होता? नहीं नेट चल भी रहा ये है? तीन चैप्टर बनते हैं ना। हाँ ये वेव नेचर इंटरफेरेंस। शेयर कर देना। इससे बाहर तो नहीं आएगा ना कल। इससे बाहर तो नहीं आएगा।